following will be more reactive towards electrophilic substitution। देखो अब तक ना हमने रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें वर्ड से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, है ना। मतलब इसको ये समझो कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, ई प्लस मान लेते हैं, उसकी तरफ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पर क्या है, बेंजीन आपको पता है, अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं। बेंजीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मतलब बेसिकली बात ये होती है कि अगर मैं बेंजीन की बात करती हूँ ऐसे करके यहाँ पे, तो बेंजीन में ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। कैसे होंगी? इस वाली पोजीशन में जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पे अटैक कर जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वापस से एरोमेटाइजेशन होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बेंजीन होता है इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की साइड पे। अगर आप इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन देना जानता हो, यानी कि वो प्लस एम से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से, किसी भी रीजन की वजह से अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर दे बेंजीन रिंग के ऊपर, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे फिनोल की, तो फिनोल में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दे देगा। तो हमें फाइनली मिलने वाला क्या है? ये और यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पे क्या करेगा? हमारा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ा रहा है वो OH ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है हमारी बेंजीन रिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डाल रहा है, किससे बढ़ा रहा है? प्लस M से, मेसोमेरिक इफेक्ट से, ठीक है। तो अब भी क्योंकि हम देने की बात कर रहे हैं, वैसे इसका क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है और प्लस एम होता है। मतलब ये माइनस आई से तो लेता है और प्लस एम से देता है। तो इस वाले केस में हम क्या करें? मैंने आपको क्या बोला था? मेसोमेरिक का जो होता है वो, मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से भी और इंडक्टिव से भी, ठीक है। तो हम किसको कंसीडर करेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? प्लस एम से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है। अब इसको देखते हैं ये क्या कर सकता है। जैसे ही हमने यहाँ पे ऐसे ब्रेक करा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो उसको देखो ध्यान से, मैंने आपको सिखाया था हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये हाइपर कॉन्जुगेशन से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। किस तरह से देगा? देखो H यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आएगा ऐसे ब्रेक करके नेगेटिव, तो जो E प्लस है उस पर अटैक करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो E आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को ये किस तरह से स्टेबलाइज करेगा? ये हमारा CH बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे करके, और हमें क्या मिलने वाला है? ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान ही रखना है, यहाँ पे क्या है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ना हमारी रिंग में, वो किसकी वजह से बढ़ी है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। और फर्स्ट वाले में क्या हुआ है? फर्स्ट वाले में बढ़े किसकी वजह से? मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से। और आपको बताया था ना मैंने, प्रायोरिटी किसको देखोगे? पहले मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका आप ये भी बोल सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट, लेकिन प्लस आई से भी ज्यादा क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसीलिए जो हमारे पास फिनोल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अच्छा, अब ना एक और चीज यहाँ पे है जो सीखने वाली है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको फिनोल को मान लो A, ठीक है, और जो आपका B है ना वो ये है, ये ना इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करके रखना अपने नोट्स में। देखो
अब मैं आपको बोल रही हूँ एक तो फिनोल है, ये तो साथ में टोल्यूइन था ना, अब मैं बोल रही हूँ एनिसोल है यहाँ पे, एनिसोल मतलब OCH3। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि A और B में से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा। कैसे देखोगे, यहाँ पर तो वही बात है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, प्लस M से दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, इसके पास भी लोन पेयर्स है, ये भी दे देगा प्लस M से, है ना। तो डोनर एटम तो सेम हो गया, प्लस M यहाँ पर भी है, प्लस M आपका पहले वाले में भी है। ठीक है, प्लस M तो दोनों में हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, इसका भी क्या है, -I इफेक्ट, और इसका भी क्या है, -I इफेक्ट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट तो दोनों ही शो करेंगे, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास देंगे, -I किसका ज्यादा या कम है। अब मुझे ये बताओ, एक OH है एक OCH3 है, किसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बात फिर से वही है, ऐसे करके है ना ये, तो क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिपल्शन होता है। 2p, ये ऑक्सीजन क्या है हमारा, सेकंड पीरियड का है, 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इनमें रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, एंगल इंक्रीज करेगा। अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। और एस कैरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पे जो -I इफेक्ट होता है हमारे OCH3 का ज्यादा है। तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे, इन दोनों कंपाउंड्स में प्लस M तो दोनों में था, लेकिन -I इसका ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा करेगा। आप अगर -I लगाओगे तो उसको ऐसे दिखाओगे, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपनी तरफ पुल करेगा। तो क्योंकि -I इफेक्ट इसका ज्यादा है, इसकी वजह से हमारा जो A है वही ज्यादा रिएक्टिव होगा B से। ठीक है, तो अगर आप फिनोल को चाहे तो टोल्यूइन के साथ कंपेयर करो, चाहे इसको एनिसोल के साथ कंपेयर करो, हमारा रहना यही है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ इसको C मान लो और ABC का ऑर्डर लगा दो, तो क्या होगा, A B देन C। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों में क्या है, प्लस M इफेक्ट, और इसमें क्या सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो प्लस M जो है वो ज्यादा अपना प्रायोरिटी वाला होता है। ठीक है, फिर प्लस हमने क्या देखा, दोनों में प्लस M था, तो फिर हमने -I से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ये रहेगा आपका ऑर्डर A B और C का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असाइन द pKa वैल्यूज 4.87 एंड 4.20 टू द फॉलोइंग एसिड्स। अब pKa वैल्यू क्या होती है, आपको ना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी एसिडिटी और बेसिसिटी, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी के लिए ये समझो, जैसे pH होता है ना, pH क्या होता है, -log ऑफ H+, ये H है यहाँ पे तो ये भी H+, तो ऐसे ही pKa क्या होता है, pKa होता है -log ऑफ Ka। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी एसिड, जितनी ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होगी उसका pKa उतना ही कम होगा। यहाँ अपना एक लिख लेना इस क्वेश्चन के साथ में, स्ट्रोंगर एसिड्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ pKa। मतलब जो एसिड जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी उसकी pKa वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसिड की। देखो ये है अपने पास COOH ग्रुप, एसिड मतलब क्या, इसको H+ देना है। तो ना यहाँ पे बात ऐसी है कि यहाँ पे मान लो कोई कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। ठीक है, तो मैंने कोई भी कार्बन मान ली, sp है sp2 sp3 हमें नहीं पता कौन सी है, बट अभी सिर्फ इतना देखो, हमारे पास है ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स। ठीक है, उसके बाद देखो जो ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अगर ये एसिड है तो मतलब H+ जाएगा,
H+ लूज करेगी, है ना। तो बात ये है H+ निकालेगी। अब ना ये हुआ कि O और जो H का बॉन्ड जो है ये वाला, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी तरफ लाई करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये H+ बहुत आराम से निकलेगा। इतना तो समझ में आ गया। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दे हम जो इलेक्ट्रॉन नेस्ट को अपनी तरफ खींचेगा, अगर ये वाले कार्बन इसको खींचेगी इलेक्ट्रॉन नेस्ट को अपनी तरफ, तो ये वाली कार्बन इसके खींचेगी, है ना। तो ये इसको और जोर से खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो H+ बहुत आराम से निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो अब जो ये वाली कार्बन है, अगर ये sp है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग खींचेगी। समझ रहे हो इस बात को। अगर यहाँ पे sp कार्बन है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को पुल अपनी तरफ ज्यादा करेगी। तो अगर ये वाली कार्बन sp है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ठीक है, तो sp तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, sp2 और sp3 है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप ऐसे लिख लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान लो, इसको हटा दो, अगर मैं ऐसे मान लो इसको, तो sp2 कार्बन क्या करेगी, अपनी तरफ इसको ऐसे पुल करेगी, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगी, इस वाले ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड्स। तो ये H+ बहुत आराम से निकल जाएगा, इसलिए ये वाली ज्यादा एसिडिक है ना। तो ये हमने क्या है, जो अपनी बेंजोइक एसिड है वो क्या है, मोर बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइक बोल रही हूँ, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो जो बेंजोइक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, मोर एसिडिक। क्या बोला था मैंने, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका pK वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो इसकी pK वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी pK हो जाएगी 4.20, कम कौन सी है 4.20, इसकी कितनी हो जाएगी 4.87। ठीक है, इस तरह से हमें करना था। बाकी मैं आपको ये pK वैल्यूज का आज नेक्स्ट वीडियो में डिटेल समझाती हूँ। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन। अब आपको लग रहा होगा मैम हर असाइनमेंट में ना एक क्वेश्चन तो पक्का है, आप ना इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछ ही लेते हो। तो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी ये सब कुछ करने में। अब आपको देख के ना डर नहीं लगेगा कि क्या पूछ लिया हमसे, इसलिए मेरे को जितने एग्जाम्पल देते हैं ना इधर मैं सारे लगा देती हूँ इसी में। तो अभी देखो, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड। ठीक है, ये है बोरोन। बोरोन की क्या हालचाल होता है आपको पता है। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6। तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इसके पास कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, हैं कितने, 6। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। तो ये तो देने से रहा, है ना। मैंने आपको बोला देने के लिए उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए, किसी की भी बात करे तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो देने से रहा। अब क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएंगे कहाँ पर, जाएंगे तो सही, लेकिन कहाँ जाएंगे, आपको पता है हमारे बी के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होती है पी। ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बी में चले जाएंगे। ये तो हमने बहुत बार देख लिया, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, पाई से पाई इलेक्ट्रॉन जाने किस में, पी ऑर्बिटल ऑफ बी में, पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये इफेक्ट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो ये क्या है हमारा, हम जो बोरोन है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है -m इफेक्ट, -m इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है ना। मैंने क्या बोला था, हमने डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, उसके साथ में जो भी ग्रुप लगा होता है उसका नेचर देखते हैं। अभी क्या है, बोरोन है, कोई अगर अपनी तरफ ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स को पी ऑर्बिटल में, तो क्या शो कर रहा है, -m इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके पास है लोन पेयर्स। ठीक है, तो क्या करेगा, ये ऐसे और ये ऐसे,
ठीक है, तो क्या शो कर रहा है ये प्लस m इफेक्ट, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से हुई, इसके नॉन बॉन्डिंग से, नॉन बॉन्डिंग ऑफ Cl2 पाई स्टार ऑफ C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है प्लस m इफेक्ट, ठीक है। तो जो हैलोजन होते हैं वो प्लस m इफेक्ट शो करते हैं और माइनस I इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन रिएक्शंस में भी और वैसे भी आपको ध्यान रखना है ये बात कि ना ये शो तो दोनों करते हैं, बट इनका जो होता है माइनस I जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, इसीलिए रिएक्शंस में आप क्या कंसीडर करोगे हमेशा माइनस I इफेक्ट, ठीक है, आपको हमेशा माइनस I इफेक्ट ही कंसीडर करना है। बट अभी क्वेश्चन जैसे है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच बेंजीन रिंग इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सी ज्यादा जल्दी जो है वो रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या मतलब, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो फिर से वैसे जैसे मैंने देखा था ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, इधर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर्स, वो अपने इधर देगा, इतनी बात तो ठीक हुई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ लोन पेयर्स आ रहे हैं। इस वाले केस में क्या है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है ना वो दो जगह पे इन्वॉल्व हैं, इधर आया नेगेटिव, इस पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा ये वाले लोन पेयर्स यहाँ भी जाएंगे, और अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ पर क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन, मतलब जो ये वाले लोन पेयर्स हैं वो दोनों तरफ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर इसको हम टोटल 100% मान ले तो 50% इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ जा रहे होंगे, 50% यहाँ आ रहे होंगे, इस तरह से मान सकते हैं, है ना। और ये करें इसके 100% यहाँ पे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कौन किसके पास होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली बेंजीन रिंग के पास ज्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली बेंजीन रिंग के पास ज्यादा है तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना इसके पास तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स विच आर क्रॉस कॉन्जुगेटेड। आपको ना मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन ना आपको गेट में देखने को मिलते हैं, एनईडी टाइप जो आते हैं ना, एनईडी टाइप जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू देनी होती है, तो उसमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है इस बार तो आपको याद होगा उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो दिए थे एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए हुए थे, मतलब 4-5 एग्जाम्पल दे रखे थे, पूछा था कौन से इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और ऐसे ही आईआर का भी एक क्वेश्चन एनईडी की फॉर्म में आया था, बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए हुए थे, शायद ऐसे वाला मॉलिक्यूल भी एक था, उसमें पूछा हुआ था कौन से वाले कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 1700 होगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं ट्राई कर दूंगी ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा सिखाना ट्राई करूंगी, 4-5 महीने में आप सीख जाओ ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना होता है, एनईटी में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि नेट में ना फिर भी आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है, तो आप एक बार एटलीस्ट देख सकते हो कि आपका आंसर आसपास लाइक कर रहा है या नहीं। लेकिन एनईटी टाइप में क्या होगा, आपको पता ही नहीं आंसर कितना आने वाला है, हो सकता है 0 भी आता हो, ठीक है। तो हमेशा ऐसे जरूरी नहीं होता कि आंसर 0 या फिर कुछ 1 2 3 आएगा, 0 भी आ सकता है। अभी देखते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन किस में है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं कि इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, तो ये इसको देगा, ऐसे करके ये पूरी कॉन्जुगेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ये भी तो दे सकता है, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे सिस्टम तो 3 है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ 2 ही जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन है। इस वाले में देखो इधर नेगेटिव लगाओगे, इधर पॉजिटिव लगाओगे, तो ये साथ चला जाएगा या फिर ये साथ चला जाएगा, ये दोनों आपस में तो नहीं करेंगे ना कॉन्जुगेशन,
है ना, कर ही नहीं सकते। बीच में क्या है, कार्बन जो है sp3 है, तो ये भी क्या है हमारा क्रॉस कॉन्जुगेटेड, जहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो कॉन्जुगेटेड जैसा लग रहा होता है, बट एक टाइम पे क्या होता है, जो दो ग्रुप होते हैं वो आपस में कर ही नहीं पाते कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पे ये दोनों ग्रुप नहीं कर पाएंगे आपस में, ये सिर्फ इसके साथ ही कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो ये भी क्या है हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, तो इधर नेगेटिव और इधर आएंगे, या फिर इधर नेगेटिव इधर आएंगे। तो इन दोनों में से ये आपस में नहीं करेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ करेंगे, तो ये भी क्या है क्रॉस कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे भी क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकते हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली ये वाला भी केस है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकते हैं, है ना, दोनों तरफ जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये भी क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें और इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो 100% एक तरफ जा रहे हैं, है ना, दोनों दूसरी तरफ जाने का इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या है हमारे पास, सिंपल लीनियर कॉन्जुगेशन है। लीनियर कॉन्जुगेशन मतलब एक ही तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की पूरी डेंसिटी, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो देख, अच्छा अब ना एक बात है कि मैं इसको ऐसे करके ब्रेक करवाऊं नेगेटिव पॉजिटिव और ऐसे करवाऊं, या फिर या तो हम ये करवाएं या फिर क्या करवाएंगे, इधर ये उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आप अगर करवाओगे तो आपको पता है या तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा या फिर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये आपस में जाने से रहे, है ना, ये तो जाएंगे नहीं। तो इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल है। और ना यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, वो ये मूवमेंट किस तरफ होगी, मूवमेंट होगी इस तरफ, क्योंकि आपको पता है ये क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड हम पहले ब्रेक करेंगे, ऐसे करवाएंगे इसको, इधर नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, फिर ये दे देगा, ठीक है, इस तरह से करके। अगर आप ऐसे करवाते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो दे रहा है इसको डबल बॉन्ड को, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एनर्जी की अगर बात करोगे तो sp की एनर्जी कम होती है, उसके बाद sp2 की होती है, और उसके सबसे ऊपर किसकी होती है, sp3 की होती है। तो सबसे अच्छा डोनर कौन होता है, sp3 फिर sp2, तो ये ऐसे देगा, ऐसे देगा इसमें, और फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है, या तो एक टाइम पे ये जा सकते हैं या फिर ये जा सकते हैं। अब इसमें देखो, ये तो कैसे भी कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि बीच में क्या हो गया sp2। अब मैं क्या करूँ, इसको ऐसे ब्रेक करवाऊं, नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। कॉन्जुगेशन यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। कितने एग्जाम्पल हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा